नमस्कार साथियों, कॉन्सेप्ट टॉक की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने अभी 45 क्वेश्चन देखे हैं, अब हम उन 45 क्वेश्चनों की आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी उनको विस्तार से बताएंगे। इन 45 क्वेश्चनों के साथ साथ हम इनसे संबंधित अन्य क्वेश्चनों पर भी विचार करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके 45 क्वेश्चन के साथ साथ लगभग 150 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, यानी 150 क्वेश्चन पर हम एक साथ विचार कर लेंगे। इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत की अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें भारत के संविधान के उच्चतम न्यायालय की, तो वो भाग 5 में है और अनुच्छेद कहां से स्टार्ट होता है? अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसकी चर्चा की गई है। ओके, आर्टिकल 124 फर्स्ट में बताया गया इसकी संरचना के बारे में, इसमें कितने न्यायाधीश होंगे। तो इसमें बताया गया है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा प्लस 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी स्टार्टिंग में कितने हैं हमारे भारतीय संविधान में? 8, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, तो टोटल कितने हैं? 34। तो आपको यह आंकड़ा याद रखना है कि वर्तमान में कितने हैं? 34। और ये शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है, कि संसद भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। और इसमें हमारे क्वेश्चन क्या है कि अपीलीय अधिकारिता, हम बात करेंगे अधिकारिता से संबंधित। अगर अधिकारिता से संबंधित हम बात करें तो आर्टिकल 132, 133, 134, 136 अधिकारिता से संबंधित है और 131, जिसमें अपीलीय अधिकारिता की बात करें तो अपीलीय अधिकारिता आर्टिकल 136 के तहत आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यानी उच्चतम न्यायालय को पावर दी गई है कि वो किसी भी मामले में, यानी उच्चतम न्यायालय या किसी भी अन्य न्यायालय का जो भी मामला है, कोई भी निर्णय है, कोई डिक्री है, कोई भी अंतिम आदेश है, उसको अपने पास मंगवा सकता है अपील के लिए। यानी यहाँ पर उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वो उच्च न्यायालय के या फिर अन्य न्यायालय के किसी भी निर्णय को अपने यहां अपील करने की इजाजत दे सकता है। तो ये किसके है? विशेष इजाजत से अपील देने का अधिकार आर्टिकल 136 के अकॉर्डिंग दिया गया है। और अगर हम बात करें 134 की, तो इसमें बताया गया आपराधिक मामलों से संबंधित अपील कहां पर है? सुप्रीम कोर्ट में। इसमें बताया गया सिविल मामलों से संबंधित अपील। ओके, इसमें बताया गया कि सुप्रीम हाई कोर्ट के कोई भी निर्णय है, कोई भी आदेश है, उनको क्या है कि हम कहां अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। अगर वो विधि का सार्वभौम पर्सन है, कौन सा पर्सन है? विधि का सार्वभौम पर्सन है, या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये डिक्लेयर कर देता है कि इसकी व्याख्या किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जानी चाहिए। तो ये आपके 132, 133 और 136 अपील से संबंधित है। और सबसे महत्वपूर्ण है 131। इसमें कहा गया है कि मूल अधिकारिता, अपील की मूल अधिकारिता। अब मूल अधिकारिता क्या होती है? मूल अधिकारिता का सीधा सा अर्थ होता है कि इसकी अपील हम कहां करेंगे? सीधा सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। इसमें होता है कि पहले अधीनस्थ न्यायालय में अपील होगी, फिर उच्च न्यायालय में होगी, और उच्च न्यायालय अगर घोषित कर देता है आर्टिकल 134 ए के अकॉर्डिंग कि इसकी अपील कहां होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में, तो अपील की जाती है। लेकिन यहां पर क्या है? सीधा डायरेक्ट कहां अपील होगी? सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। वो कौन से मामले होते हैं? इसमें बताया गया आर्टिकल 131 में मूल अधिकारिता, ये कहां पर है? मूल अधिकारिता आर्टिकल 131 में है। और जिसमें क्या बताया गया? जिसमें बताया गया है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में, और अगर राज्य और राज्य के बीच में, या राज्य और विभिन्न राज्यों के बीच में अगर विवाद हो जाता है, या फिर एक साइड में केंद्र और राज्य है, दूसरी साइड में कोई राज्य या विभिन्न राज्य, इनके बीच में अगर कोई विवाद होता है, यानी किससे संबंधित हो गया? संघात्मक सिस्टम से संबंधित हो गया। यानी राज्यों के बीच में अगर विवाद है तो उसका निपटारा कहां होगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट में होगा। किसके अकॉर्डिंग? मूल अधिकारिता आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग। तो आपके इस एक क्वेश्चन से कम 6 क्वेश्चन हल हो जाते हैं। ओके, और इसका आंसर क्या है? आपको बता दिया कि इसका आंसर है आर्टिकल 136, आर्टिकल 136। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 की भाषा है कि भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में विद्यमान विधि के अधीन
फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्ता होना शब्दावली का उल्लेख किया गया है। ये जो भाषा का प्रयोग किया गया है ये बेरेक्ट की भाषा है, यानी हमारे भारतीय संविधान में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वही यहाँ किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि एग्जाम में यही भाषा पूछी जानी है। सरल शब्दों में अगर इसकी हम भाषा को देखें और इसको क्वेश्चन को समझे तो कैसे होगा? इसमें एक तो बताया गया फेडरल न्यायालय। अब फेडरल न्यायालय क्या होता है? अगर हम भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो वहां पर क्या था? फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो फेडरल न्यायालय में क्या होता है? फेडरल न्यायालय में होता है, जैसे अभी आपको बताया था कि मूल अधिकारिता के तहत अगर विवाद होते हैं तो वहां सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। ऐसे ही फेडरल न्यायालय का अर्थ होता है कि अगर संघ और राज्य से संबंधित कोई विवाद है तो वो कहां स्टार्ट होंगे? वो फेडरल न्यायालय में स्टार्ट होंगे। ओके, यानी इसमें मुख्य क्या है? फेडरल न्यायालय। अब फेडरल न्यायालय क्या होता है? फेडरल न्यायालय का सीधा सा अर्थ होता है कि यहां पर क्या होता है? संघ से संबंधित और राज्य से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनको जब भी निपटान करता है, वो न्यायालय जो निपटान करता है वो फेडरल न्यायालय होता है। यानी संघ और राज्य के विवादों का जो निपटारा करता है वो फेडरल न्यायालय होता है। इसमें कहा गया है कि फेडरल न्यायालय की अधिकारिता को उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिए गए, उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर कर दिए गए। किस अकॉर्डिंग? आर्टिकल 145 के अकॉर्डिंग। तो आपका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 145 होगा। 145 के अकॉर्डिंग, सॉरी 135, 135 के अकॉर्डिंग। 145 में तो इसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि न्यायालय को अपनी प्रक्रिया में विस्तार करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 135 के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा कि अब न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय संघ और राज्य के मामले भी देखेगा, प्लस सभी सिविल और आपराधिक मामले भी साथ साथ में देखेगा। ओके, ये होता है फेडरल न्यायालय। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 135 के अकॉर्डिंग ये शक्ति हस्तांतरित की गई। किसको? उच्चतम न्यायालय को। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित है? हम अगर इसके चुनाव से संबंधित बात करें तो यहां पर आर्टिकल 93 होगा जो इसमें दिया हुआ नहीं है, यानी आपका ये इसमें 5 हो जाएगा सही, क्योंकि इसमें क्या है? अनुचित उत्तर है, इसीलिए इसका उत्तर कहीं पर भी दिया नहीं है। अगर हम बात करें इसके उत्तर की तो आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 93, अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष यानी जिसे स्पीकर कहते हैं और डिप्टी स्पीकर की बात की गई है, चुनाव की बात की गई है। और चुनाव कौन कराता है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो इनका निर्वाचन करते हैं। लोकसभा के सदस्य का यानी अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। अगर ये दोनों रिक्त हो जाए तो कौन करेगा? तो भी लोकसभा ही करेगी। लेकिन अगर उपस्थित नहीं है, अनुपस्थिति की स्थिति में कौन करेगा? राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को यहां पर अपॉइंट कर सकता है कार्य करने के लिए। ओके, लेकिन रिक्ति की स्थिति में अगर है तो वहां पर चुनाव के माध्यम से या फिर एक प्रक्रिया के माध्यम से लोकसभा ही इसे अपॉइंट करती है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार समानता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है? अगर हम भारत में मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार का वर्णन कहां किया गया है? मूल अधिकार का वर्णन किया गया है भारत के संविधान के भाग 3 में, जहां पर आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समता की बात की गई। अगर समता में देखें तो पहला है विधि के समक्ष क्षमता आर्टिकल 14 में, और उसके बाद में हम देखते हैं भेदभाव का निषेध 15 में, और उसके बाद में हम 16 में देखते हैं कि लोक नियोजन में यानी सरकारी नौकरियों में अफसर की क्षमता होगी। 17 में होगा कि अस्पृश्यता का अंत होगा, और 18 में क्या है? उपाधियों का अंत होगा। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा कि समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में कौन कौन शामिल होगा? समानता के अधिकार में लोक नियोजन में अफसर की क्षमता,
नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे समता का उल्लेख किया गया, ये होगा। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर हम बात करें तो आर्टिकल 25 से 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो इसमें कौन शामिल नहीं होगा? इसमें केवल 4 आपका सही उत्तर होगा। अगर हम मूल अधिकार में ही देखें, इसमें हमें स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार कहां दिए गए? स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, जिसमें 19 में हमें बोलने की यानी वाक और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। इसके बाद में हमें दोषसिद्धि से संरक्षण दिया गया आर्टिकल 20 में। दोषसिद्धि से संरक्षण क्या होता है? इसमें होता है कि किसी भी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को भूतलक्षी विधि से दंडित नहीं किया जाएगा, कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 आपको पता ही है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। और 22 में बताया गया है कि गिरफ्तारी से संरक्षण होगा। ओके, ये हमारे क्या स्वतंत्रता से संबंधित 4 अनुच्छेद है। इसके बाद में अगर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो वो किसमें है? आर्टिकल 23 और 24 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख हमने कर लिया है। और इसके बाद में अगर हम देखें शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार वो कहां पर है? शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार आर्टिकल 29, 29 और 30 से संबंधित है। और सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 32, जिसमें हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो आपके इसी के साथ सभी मूल अधिकार कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं संसद सदस्य से संबंधित नहीं है? यानी इनमें से कौन सी वो अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं जो संसद सदस्य से संबंधित नहीं है? तो पहला है भारत का नागरिक हो, तो ये भारत का नागरिक होना संसद सदस्य के लिए अनिवार्य कंडीशन होती है। सेकंड है राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगर हम बात करें राज्यसभा के लिए कितनी वर्ष की उम्र? 30 वर्ष की उम्र, तो ये सही है। लोकसभा के लिए 21 वर्ष की आयु, लोकसभा के लिए 21 वर्ष की आयु गलत हो जाता है। लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या 21 वर्ष किसके लिए? 21 वर्ष पंचायतों के लिए है। यानी पंचायतों में कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो उसके लिए उम्र 21 वर्ष है, लेकिन लोकसभा के लिए कितनी है? 21 वर्ष ना होकर 25 वर्ष है। और इसके बाद में बताया गया संसद द्वारा बनाएगी विधियों के अधीन अर्हताएं, तो ये भी सही है, क्योंकि संसद ने बनाए जैसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950, ये जो अधिनियम बनाए गए इसके अकॉर्डिंग रहते ही कोई योग्यता निर्धारित की जाती है। ओके, तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की भाषा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि सत्य नहीं है, हमारा ध्यान नहीं पर नहीं जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि भाषा क्या है। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, समझिए, देखिए कि उसमें पूछ क्या रहा है। जल्दबाजी में क्या होता है कि हम नहीं है, असत्य है, इन शब्दों को क्या है भूल जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में धैर्य से ये देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। नहीं है, असत्य है, ये शब्द ऐसे होते हैं जिस पर ध्यान नहीं जाता है, तो इन पर मुख्यतः ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें होता है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा। तो आपको पता है कि संसद का गठन आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग किया जाता है। अनुच्छेद इसमें बताया गया कि लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी और राष्ट्रपति भी होगा। इन संसद किससे मिलकर बनेगी? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनेगी, यानी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा। ओके, आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग। इसके बाद में पहला अपना सत्य हो जाता है। दूसरा है कि वह लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का सदस्य नहीं होगा। वह लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का सदस्य नहीं होगा। यहां पर बात राष्ट्रपति के लिए की जा रही है कि राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होगा और ना ही राज्यसभा का सदस्य होगा, जो बात सही है। इसके बाद में राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति किसके सामने शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। शपथ होता है किसी धर्म से संबंधित और प्रतिज्ञान होता है किसी सत्यनिष्ठा की। और आर्टिकल
60 देखना, बेयर एक्ट का आर्टिकल 60 देखना भारतीय संविधान का, जहां पर शपथ बताएगी किसके सामने लेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब वर्तमान में कौन है, संजीव खन्ना। आपको याद रखना है 51 में चीफ जस्टिस कौन है, संजीव खन्ना, और 50 में कौन थे, डीवाई चंद्रचूड़। 50 में थे डीवाई चंद्रचूड़। दोनों आपको याद रखने हैं क्योंकि करंट का मुद्दा है, आपसे पूछा जा सकता है। और शपथ किसके सामने लेता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने। अगर ये नहीं हो तो इससे जो सीनियर मोस्ट होता है, यानी इसके बाद में अगर हम बात करें पहले की, तो संजीव खन्ना पहले क्या थे, वरिष्ठ थे। कब, जब डीवाई चंद्रचूड़ महोदय भारत के सीजीए थे। तो सबसे सीनियर मोस्ट के सामने शपथ ली जाती है अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है। तो आपको याद रखना है शपथ किसके सामने ली जाती है, सीजीए के सामने। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करता है। तो हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 को देखते हैं, जहां पर लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में कि राष्ट्रपति किसकी सलाह और सहायता से कार्य करेगा, राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग काम करेगा। ओके, किसके अकॉर्डिंग, मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग काम करेगा। और इसे 44वें संविधान संशोधन में इसमें एक नई बात ऐड की गई थी कि काम और सहायता, सलाह और सहायता से काम करेगा, लेकिन वो चाहे तो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी उसको लगता है कि इसमें गड़बड़ी है, या फिर जल्दी से इस विधेयक को पारित कर दिया गया, या फिर इसमें ज्यादा संशोधन की जरूरत है, और चीज ऐड करने की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, एक बार इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और संसद के पास शक्ति होगी कि वो पुनर्विचार के साथ या बिना पुनर्विचार, संशोधन के साथ या बिना संशोधन, इसे अगर वापस राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति इसे सहमति देने के लिए बाध्य होता है। ओके, इसी में हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 74 की बात कर लिया। आर्टिकल 75 क्या कहता है, आर्टिकल 75 हमें कहता है कि पीएम को नियुक्त कौन करेगा, पीएम की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। याद रखना है पीएम की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगर हम बात करें मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर, पीएम की सलाह पर। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति करते हैं पर पीएम की सलाह पर। इसके बाद में ये 75 फर्स्ट है। सेकंड में कहते हैं कि मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। अब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करने का अर्थ है राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्री को हटा सकता है। ओके, तो ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से मंत्री हमेशा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है यहाँ पर आर्टिकल 75(3), जिसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद यानी जो हमारी कार्यपालिका है वो हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी होगी, सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये लोकसभा से चुनकर आती है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद का आकार क्या है। अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद के आकार की, तो मंत्रिपरिषद का आकार होगा लोकसभा का 15%। अब मान लीजिए मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य, 543 गुना 15% पीएम सहित, तो कितना हो जाएगा, इसमें कम से कम 82, अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं। अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद के आकार की, तो 85वें संविधान संशोधन से 75(1)(b)(a) जोड़ा गया था, जिसमें क्या था, मंत्रिपरिषद का आकार बताया गया है। तो इसमें बताया गया मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा, तो इसमें बताया गया है लोकसभा की कुल सदस्य का 15% विद पीएम। तो आपको याद रखना है मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है, 15%। और इसे में बताया गया है 75 फर्स्ट बी में कि दल बदल के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को निर्योग्य घोषित कर दिया जाता है तो वो मंत्री नहीं बनेगा। ओके, तो दल बदल के आधार पर किस संविधान संशोधन से, 75(1)(b) में। और अगर इसी में बताया गया है हमें आगे 75(6) में क्या बताया गया है, 75(6) में बताया गया इनके वेतन से संबंधित हमें बताया गया कि वेतन भत्ते क्या होंगे, कौन निर्धारित करेगा। ओके, अब इसके बाद में हम देखते हैं उपराष्ट्रपति की पात्रता। उपराष्ट्रपति की पात्रता का निर्धारण भारत के संविधान में किस अनुच्छेद से संबंधित है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति का बेसिकली पर्पस क्या होता है, हम भारत के संविधान के आर्टिकल 63 को देखते हैं। वहां पर लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन से आर्टिकल में, 63 में। 64 में लिखा गया कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति का बेसिकली कोई काम नहीं है। वो किसके रूप में काम करता है? वो काम करता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, यानी पीठासीन अधिकारी कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा, जो क्या होगा? ना तो राज्यसभा का सदस्य होगा, नहीं होगा, फिर भी वो क्या होगा? पीठासीन होगा। ओके, और इसके बाद में क्या कहा गया है? इसमें बाद में कहा गया है कि आर्टिकल 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति कब काम करेगा? राष्ट्रपति के रूप में, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित है या फिर पद की रिक्ति हो जाती है। इसके बाद में 66 में बताया गया है पात्रता के बारे में। अब पात्रता क्या होगी? भारत का नागरिक होना चाहिए, सभी में होता है, प्लस 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य होने के योग्य होना चाहिए। यहां पर आपको याद रखना है राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष। और राज्यसभा का नहीं, वो लोकसभा के लिए सदस्य होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ओके, लाभ के पद का वैसे जिक्र किया गया है आर्टिकल 64 में, इसमें नहीं किया गया। अगर हम बात करें फिर भी शर्तों की, तो शर्त में है कि ये लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसमें लिखा गया कि लाभ का पद होता क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और किसी भी संघ या राज्य के मंत्री को छोड़कर बाकी जो पद होंगे वो लाभ के पद होंगे, तो ये लाभ के पद में शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें आपको मुख्य ध्यान रखना है पात्रता के बारे में। पात्रता का उल्लेख कहां किया गया? अनुच्छेद 66 में किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसमें बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति अधिकतम, इसमें कोई सीमा नहीं है, यानी भारत के राष्ट्रपति पर कोई भी सीमा नहीं है, वो कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 में देखेंगे, इसमें क्या है? पुनर्निर्वाचन के योग्य होगा। हमारा भारत का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए क्या होगा? पात्र होगा। इसके बाद में अगर पुनर्निर्वाचन के बाद में बताए तो यहाँ पे क्या है? 58 में क्या? योग्यता, यानी भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, लाभ के पद पर ना हो। जो योग्यता कहाँ है? आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 59 में क्या है? शर्तें के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति को फ्री में आवास मिलेगा, उसके संसद के द्वारा उसके वेतन भत्ते निर्धारित किए जाएंगे, उसके कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी। 60 पर हमने चर्चा कर ली है। और 61 में क्या होगा? महाभियोग की प्रक्रिया होगी। महाभियोग की प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति के लिए किसमें है? आर्टिकल 61 में है। और अगर हम बात करें 56 की, तो कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष का होता है जनरली, लेकिन वो किसको त्याग पत्र दे सकता है? वो दे सकता है उपराष्ट्रपति महोदय को त्याग पत्र। और उपराष्ट्रपति महोदय किसको देगा? राष्ट्रपति को त्याग पत्र। ओके, इसके अलावा इसमें कहा गया है कि महाभियोग से भी हटाया जा सकता है कार्यकाल में। तो यहाँ पर हटाने की प्रक्रिया, हटाने के बारे में और यहाँ पर हटाने की प्रक्रिया के बारे में, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कार्यकाल से संबंधित आए, कार्यकाल कब कम किया जा सकता है? तो महाभियोग से कम किया जा सकता है, आर्टिकल 56 से। और प्रक्रिया क्या है? 61 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है और भाग 4 में बताए गए हैं। इसमें एक है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसमें ए है 51, जो सही है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन आर्टिकल 48A में बताया गया। इंदिरा गांधी जी ने 42वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा था, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन्य जीवों का रक्षा की बात की गई है। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 48A के अकॉर्डिंग। इसके बाद में मादक पदार्थों का प्रतिषेध, मादक पदार्थों के प्रतिषेध की बात आर्टिकल 47 में की गई है। और 47 में बात की गई कि राज्य लोगों के जीवन स्तर को और पोषाहार स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेगा, मादक पदार्थों को रोकने का प्रयास करेगा। इसके बाद में समान नागरिक संहिता, यूसीसी प्रेजेंट में क्या है? चर्चा में है, आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये आपका सही हो जाता है। इसमें आपको सुमेलित करना है, जो आपने कर लिया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा 86वें संविधान संशोधन से संबंधित है?
तो हमारा आर्टिकल 86वां किससे संबंधित है? 86वां शिक्षा से संबंधित है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस पे इसलिए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और 86 को एक साथ ऐड किया गया है। अगर 86 से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका वो सही हो जाएगा। ओके, इसमें पहला क्या है कि अनुच्छेद 21 से जो हमारा सही है, 86वें संविधान संशोधन से क्या किया गया था? 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार दिया गया है 21A के तहत, जिसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी राज्य के द्वारा, जो क्या होगा? हमारा मूल अधिकार होगा। इसी में बताया गया था कि आर्टिकल 45 में कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी बाल्यावस्था का ध्यान रखा जाएगा। यानी जो बच्चे हैं 6 से 6 वर्ष तक के नहीं हैं, 6 वर्ष से नीचे हैं, उनकी बाल्यावस्था का ध्यान कौन रखेगा? राज्य रखेगा और उनकी शिक्षा को प्रमोट करेगा, उनको शिक्षा देगा। ओके, इसी में आगे बताया गया है कि अनुच्छेद, आपको पता होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य यानी अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है, जिसमें स्टार्टिंग में कितने मूल कर्तव्य थे? 10 थे, लेकिन इसे 86वें संविधान संशोधन से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। और वो 11वां कर्तव्य क्या था? इसमें था कि माता पिता या अभिभावक जो भी है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करेंगे? शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा का अवसर सुनिश्चित करवाएंगे। तो आपके कौन कौन से सही हो जाते हैं? 1, 2 और 4 सही हो जाते हैं। 46वां सही नहीं होता। 46वें में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि SC/ST के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ से संबंधित यानी धन से संबंधित हित को बढ़ाने का प्रयास करेगा राज्य। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों के तहत भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय की कितने प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति दी गई है? तो इसमें हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति दी गई है, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परिचय, ये 5 प्रकार की रीट है जो उच्चतम न्यायालय को दी गई है आर्टिकल 32 के तहत, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। ओके, इसी में एक क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि ये 5 प्रकार की रीट है, लेकिन अगर संसद चाहे तो आर्टिकल 193 के अकॉर्डिंग इन 5 रीटों के अलावा भी अन्य कोई रीट या फिर आदेश से सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दे सकता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 139। 5 के अलावा भी अगर कोई अन्य रीट देना चाहे तो वो दे सकता है। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 139 के अकॉर्डिंग। बेसिकली अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रीट है? 5 प्रकार की रीट है, जो हमारा क्या है? मूल अधिकार है। इसके बाद में हम देखते हैं कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों में भारतीय संविधान के अनुसार किसे सम्मिलित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार, ये क्वेश्चन करंट के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चर्चा में है अब, जिसमें अल्पसंख्यक से संबंधित बात की जा रही है कि इसको अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान घोषित कर दिया जाए। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें पूछा गया है कि शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। तो हमारा आर्टिकल 30 कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक है, किस आधार पर? भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर इन्हें अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने की आजादी होगी। किस आधार पर? आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग। तो इसमें बताया गया कौन कौन से चीजें शामिल है? इसमें धर्म है, भाषा है, जाति इसमें शामिल नहीं है, और ना इसमें कौन शामिल है? लिंग शामिल है। तो ये शामिल नहीं है, लेकिन भाषा और जाति अल्पसंख्यक में शामिल है। तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है 1 व 2 दोनों, यानी आपका ए सही हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, इसमें उन क्वेश्चनों को भी ऐड किया गया जो करंट से रिलेटेड है और जो अभी चर्चा के विषय बने हुए। तो हमने भारत के संविधान में उन क्वेश्चनों को ज्यादा लिया है जो करंट से रिलेटेड है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर या इनमें से किसी के आधार पर नहीं रोका जाएगा।
तो आपको पता होना चाहिए कि हमें आर्टिकल 29 व 30 में 29 व 30 में क्या दिया गया है, शिक्षा व संस्कृति से संबंधित अधिकार दिए गए, जिन पर हमने अभी पीछे चर्चा की। और आर्टिकल 29 क्या कहता है, हमें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा अगर कोई अल्पसंख्यक है तो। इसी में आर्टिकल 19 का सब क्लोज 2 होता है, 2। आर्टिकल 29 का क्लोज 2 क्या कहता है, इसमें बताया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई शिक्षण संस्था में प्रवेश कर रहा है तो उसे धर्म के आधार पर नहीं रोका जाएगा, ना ही भाषा के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर, ना ही जाति के आधार पर। तो किसमें कहा गया है, आर्टिकल 29 में। तो आपका सही क्या होगा, आर्टिकल आपका सही होगा 3 अनुच्छेद 29। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की भाषा पढ़ते हैं। कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से संबंधित है। यानी इसमें कहा गया है कि बालकों का नियोजन कहां पर, कारखानों में, खानों में, खतरनाक उद्योगों में अगर किया जाता है तो वो क्या है, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग निषेध किया गया है, प्रतिषेध किया गया है, यानी रोका गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत रोका गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 21, 17, 16, 24 और 23। तो आपका सही होगा आर्टिकल 23 यानी 23 के आधार पर, सॉरी आर्टिकल 24, आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या शामिल है, इसमें 2 अधिकार हमें दिए गए, 2 आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल 23 और 24। और आर्टिकल 23 हमें क्या कहता है, आर्टिकल 23 हमें कहता है कि किसी भी व्यक्ति का यानी मानव का व्यापार नहीं होगा, दूसरा बेगार नहीं करवाया जाएगा, यानी किसी व्यक्ति से काम करवा लिया और पैसे नहीं दिए, ये गलत होगा। बलात्श्रम यानी जबरदस्ती से काम नहीं करवाया जाएगा, ये किस में है, आर्टिकल 23 में दिया गया है। यानी मानव का व्यापार नहीं होगा, बेगार नहीं करवाई जाएगी और बलात्श्रम यानी जबरदस्ती से काम नहीं करवाया जाएगा। इसी के साथ हम 24 में देखते हैं बालकों से संबंधित है, यानी इसमें कहा गया कि खान में और खतरनाक उद्योग में किसी भी बच्चे को, किसी भी बालक को नहीं लगाया जाएगा। तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग बच्चों को संरक्षण दिया गया है। तो आपका सही हो जाएगा 4। इसके बाद में इसमें बताया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यता के संबंध में सही है। ऐसा ही क्वेश्चन उच्च न्यायालय के लिए अभी 2nd ग्रेड में पूछा गया था संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट में ही, कि वहां पर कौन सा था, वहां पे था उच्च न्यायालय, लेकिन यहाँ पर क्या है, उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। तो उच्चतम न्यायालय के लिए इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात सही है। वह भारत के राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका है, ये बात सही है। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो, सही है। किसी उच्च न्यायालय में या फिर 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो आपके ये चारों ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो हम एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। पहला होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो, दूसरा होना चाहिए कि 5 वर्ष तक क्या हो, न्यायाधीश हो। कहां पर, हाई कोर्ट में। और तीसरा है कि इसमें बताया गया है कि 10 वर्ष तक क्या हो, अधिवक्ता हो। कहां पर, हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो। कितने, यहाँ पे 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में, 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में, भारत का नागरिक होना चाहिए और राष्ट्रपति की राय में विधि विशेषज्ञ होना चाहिए। विधि विशेषज्ञ का अर्थ है कि प्रोफेसर, जो लॉ से संबंधित, संविधान से संबंधित जानकार हो, उससे नियुक्त किया जा सकता है भारत के न्यायाधीश के रूप में, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। लेकिन अभी तक भी विधि विशेषज्ञ के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है। ओके, तो आपका आंसर सही हो जाता है 5 नंबर। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद ग्रहण करने से पहले निम्नलिखित में से किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद ग्रहण करने से पहले, यहाँ पे याद रखना है कि राष्ट्रपति के सामने नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने भी नहीं, राज्यपाल के सामने वो शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करता है। लेकिन नियुक्ति कौन करता है, अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीश की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन शपथ किसके सामने लेता है, राज्यपाल के सामने। हाईकोर्ट का न्यायाधीश राज्यपाल के सामने शपथ लेता है।
तो आपको ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि राष्ट्रपति हो गए या राज्यपाल। शपथ किसके सामने ली जाती है? राज्यपाल के सामने। ओके, आगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद पर बने रहने की अधिकतम उम्र क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बने रहने की उम्र 62 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की? 62 वर्ष की होती है। और अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय की बात करें तो उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष की अधिकतम उम्र होती है। 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष की होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा? तो आर्टिकल 216 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 215 के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो हाई कोर्ट है वो क्या हो? अभिलेख न्यायालय होगा। अब अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अभिलेख न्यायालय का सीधा सा अर्थ होता है कि जो भी वो निर्णय देते हैं उन निर्णय को सेव किया जाएगा और वो निर्णय दूसरे कोर्ट फॉलो करेंगे, प्लस अपनी अवमानना के लिए इसे दंड देने का अधिकार होगा। अवमानना के लिए क्या होगा? दंड देने का अधिकार होगा किसे? हाई कोर्ट को, आर्टिकल 215 के तहत। ओके, इसमें आगे आर्टिकल क्वेश्चन 19 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन की बात की गई है? तो 243 के अकॉर्डिंग, 243 यानी आई के अकॉर्डिंग किसकी बात की गई है? वहां पर वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। ओके, और अगर हम आर्टिकल 243 की बात करें, 243 की बात करें तो वहां पे क्या आरक्षण की बात की गई है? तो यहां पर बताया गया कि 80 और 80 को उनकी जनसंख्या के अनुपात के अकॉर्डिंग आरक्षण दिया जाएगा और महिलाओं को 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। 33% सीटें किसको दी जाएगी? महिलाओं को दी जाएगी। तो राजस्थान में वर्तमान में पंचायतों के लिए आरक्षण कितना है? 50% का है। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 33%, तो जरूरी है। उसके बाद में अगर राज्य चाहे तो बढ़ा सकता है। और SC/ST के लिए उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, और ओबीसी के लिए प्रावधान किया गया कि वो स्वैच्छिक है, कोई राज्य अगर देना चाहे तो दे सकता है, वो राज्य पे डिपेंड करता है। भारत का संविधान और संसद ये अधिकार देती है राज्यों को भी, अगर वो अपने क्षेत्र में ओबीसी को अगर आरक्षण देना चाहे तो दे सकती है। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान जिसमें पहला संशोधन किया गया था किसके आधार पर? भूमि सुधार से संबंधित। और भूमि सुधार से संबंधित संशोधन करने के लिए आर्टिकल 31A और B जोड़ा गया था। और 31B में लिखा गया था कि 9वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी और 9वीं अनुसूची में डाले गए विषय क्या होंगे? न्यायिक निर्णय से परे होंगे। यहां पर जहां पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, यानी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी जिन विषयों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है। और 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या था? 9वीं अनुसूची का उद्देश्य था कि भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या है? दोबारा पढ़ देते हैं कि भारत में 9वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई। उद्देश्य क्या था? भूमि सुधार करना। और 31B के अकॉर्डिंग इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि क्या हो? सुप्रीम कोर्ट कोई भी न्यायालय जांच ना कर सके कि इसमें क्या है। जो भी विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए हैं वहां पर जुडिशरी ताकाजाकी नहीं कर सकती। ये पर्पज होता है किसका? 9वीं अनुसूची का। और ये पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको पता होना चाहिए 73वां 74वां किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है, नगर निगम से संबंधित है। तो इसमें बताया गया इसमें सभी राज्यों के लिए यह अधिदेशात्मक हो जाता है कि वे शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली व्यवस्था को स्थापित करें। तो ये सही है आपका, यानी यहाँ पे त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई, जिला के स्तर पर, खंड के स्तर पर और ग्राम के स्तर पर। प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। ये बात सही है कि पंचायतों में 5 वर्ष तक के लिए व्यक्ति रहता है। 5 वर्ष से पहले अगर पंचायत विखंडित हो जाती है और नेक्स्ट चुनाव के लिए 6 महीने शेष रहते हैं, 6 महीने से कम का शेष है तो नया चुनाव नहीं होगा। और अगर 6 महीने से ज्यादा है तो नया चुनाव होगा, लेकिन वो
बचे हुए समय के लिए ही काम करेगी। सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल सीटों की 1/3 सीटें क्या होगी, रिजर्व रखी जाएगी। सभी पंचायतों के लिए सभी स्तरों की कुल सीटें 1/3 सीटें महिलाओं की, जैसे हमने बात की है, तो आपका सही हो जाता है। तो कौन सा सही होगा, 1, 2 और 3 सही होगा। पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया है, तो पंथ निरपेक्ष शब्द हमें 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था जिसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो आपका क्या होगा, 42वां संविधान संशोधन होगा जिसके अकॉर्डिंग पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। यानी पहले समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि संविधान में 42वें संशोधन, बटन पुश कर, बयालीसवें संशोधन के भारत संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल किया गया है। इसके द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, ये सही है। इसके द्वारा, लेकिन अगले हम बात करें 44वें संविधान संशोधन से, इसे हटाकर वापस कर दिए गए 5 साल। इसके द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया जो हमने बात की थी पीछे। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। अभी हमने देखा कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें शामिल किए गए हैं। तो आपका कौन सा सही होगा, आपके सभी सही होंगे, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस भारतीय संविधान, भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई है। अगर हम द्वैध शासन की अगर बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919 में यह व्यवस्था की गई है। इसके बाद में अगर हम देखें 25 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो पहला देखिए, इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया, ये सही है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, ये भी सही है। यह अधिनियम मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो गलत है। मोर्ले मिंटो 1909 को जाना जाता है, जिसे हम सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी मुसलमानों के लिए। इसे एक सांप के जहरे डंक की उपमा दी गई है, क्योंकि जिसके आधार पर हमारे यहाँ सांप्रदायिक आधार पर विभाजन का बीज इन्होंने बो दिया था, इसलिए 3 नंबर गलत होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो 1921 में लागू हुआ, ये सही है। तो गलत क्या होगा, 3 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता शामिल है। तो प्रांतीय स्वायत्ता इसका मुख्य मुद्दा था, ये सही है। संघीय न्यायालय की स्थापना हमने देखा है, फेडरल न्यायालय आर्टिकल 135। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को हस्तांतरित। तो हमारा न्यायालय कहां से संबंधित है, आर्टिकल 135 किससे संबंधित है, भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है। तो ये भी सही हो जाता है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये भी सही है। तो तीनों सही हो जाते हैं, 1, 2, 3 आंसर होगा 4 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करते हैं। अगर हम बात करें विधि निर्माण की, और विधि निर्माण में भी वित्तीय स्थिति की, तो वित्तीय स्थिति की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 112 में की गया है, जिसे हम बजट कहते हैं। लेकिन बजट का नाम संविधान में नहीं है, वहां पर आर्टिकल 112 के तहत किसका नाम लिया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके बाद में हम देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, करंट से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चयन समिति में कौन कौन शामिल होता है। तो प्रधानमंत्री इसमें शामिल होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी 6 सदस्य सभी शामिल होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी इसमें सभी शामिल होते हैं। संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का क्रम निश्चित कीजिए। तो अगर हम स्वतंत्रता से संबंधित अगर बात करें तो इसमें है विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर हम स्वतंत्रता के क्रम की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। आपको प्रस्तावना को बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि प्रस्तावना में क्रम से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी पूछा कि स्वतंत्रता से संबंधित जो भी क्रम है वो बताइए, तो हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। और यह भी पूछ सकते हैं कितनी स्वतंत्रता है, तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। न्याय की बात करें तो 3, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई, 2 समता की बात की गई इसमें। ये सभी हमारे याद होने चाहिए और इनका क्रम याद होना चाहिए कि भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो क्रम मैंने बोला है ये आपको याद होना चाहिए कि किस क्रम में ये व्यवस्थित है। और इसमें हमें याद होना चाहिए कि संविधान लागू की डेट क्या है। संविधान लागू की यानी संविधान बनकर कब तैयार हुआ, कब हमने इसको आत्म अर्पित किया, कब हमने संविधान को सौंपा, तो वो 26 नवंबर 1949। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार हम इसे पूरे वर्ष को संविधान दिवस वर्ष के रूप में मना रहे हैं। ओके, तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस मनाते हैं। कब से? 2015 से हम इसे संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। वर्तमान सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इसे संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। किस डेट को? 26 नवंबर को। और 26 हमारा संविधान बनकर कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और 1950 की डेट क्यों ली है? क्योंकि 1930 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। और लाहौर अधिवेशन यानी 31 दिसंबर को, इस दिन हमारे संविधान निर्माताओं ने शपथ ली थी, स्वतंत्रता सेनानियों ने, कि हम 26 नवंबर को 26 जनवरी 1930 यानी जनवरी के लास्ट संडे को हम क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज मनाएंगे। तो इस पूर्ण स्वराज को जिंदा रखने के लिए, इसकी स्मृति को जिंदा रखने के लिए हम 26 नवंबर 1950 को गणतंत्रता दिवस के रूप में बनाते हैं। और इसी दिन भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार शपथ ग्रहण की थी। इसके बाद में हम देखते हैं कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में कौन कौन से तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो 7वीं अनुसूची, जिसमें क्या संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय हैं, वो हमने कहां से लिए? कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी हमने कनाडा से। और शिष्य शक्ति, ये भी हमने कनाडा से। कनाडा का अर्थ है कि कनाडा में क्या सशक्त केंद्र है। अगर सशक्त केंद्र से संबंधित अगर हम बात करें, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी अनुशंसा पर? मंत्रिपरिषद की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? केंद्र मजबूत हो रहा है। 7वीं अनुसूची से संबंधित और अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? संघ के पास। तो क्या हो रहा है? संघ मजबूत हो रहा है। तो संघ जहां पर मजबूत हो रहा है वो हमने कहां से लिए? कनाडा से। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन के तहत संविधान में 389 सदस्य थे। ओके, लेकिन कैबिनेट मिशन के तहत पहली बैठक कब हुई थी? कैबिनेट मिशन के तहत हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी सदस्य कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। इसके बाद में 11 दिसंबर को थर्ड बैठक हुई थी 1946 को, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद में 13 दिसंबर को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और 22 जनवरी को इसे स्वीकार कर लिया गया। और पहले उपाध्यक्ष कौन है? एच.सी. मुखर्जी। ओके, ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखनी है। यानी टोटल सदस्य कितने हैं? 389। अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें क्या मुस्लिम लीग ने अलग, यानी भारत और पाकिस्तान के 2 भाग हो गए, भारत का विभाजन हो गया, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 299 सदस्य शेष बचे थे, जिसमें से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और 70 देशी रियासतों से। और यहां पर बात करें तो 296 ब्रिटिश प्रांत से और 93 कहां से? देशी रियासतों से सदस्य शामिल थे। तो आपको कुछ आंकड़े जो याद रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 32 की। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली गई है? आपको फिर बता देते हैं, जहां पर नहीं आता उस पर विशेष ध्यान देना है। तो इसमें कहा गया संसदीय विशेषाधिकार। अगर हम बात करें संसदीय विशेषाधिकार की, तो ब्रिटेन संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित
हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। संसदीय विशेषाधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में बताया गया संसदीय विशेषाधिकार के बारे में कि संसदीय, इसमें होता है कि संसद में सदस्यों को बोलने का अधिकार होता है, संसद को अपनी अवमानना पर दंडित करने का अधिकार होता है। ये हमने कहां से लिया है? हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, यानी वहां पर क्राउन होता है जो औपचारिक प्रधान होता है, इसलिए वो गणतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लेकिन भारत में क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसलिए हम गणतंत्र है। तो यह हमने कहां से लिया औपचारिक राष्ट्रपति? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहां से लिए है? हमने ब्रिटेन से लिए है। अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां पे क्या? दोहरी नागरिकता, राज्य की अलग है और संघ की अलग है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पत्ती हमने आयरलैंड से ली है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं होगा? 32 में 4 नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमने कहां से लिया? आयरलैंड से लिया है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान जो अंग्रेजी में लिखा गया उसके लेखक कौन है? तो मूल इसके लेखक होते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इसके लेखक हैं जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। भारत की संविधान निर्माता सभा में पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अभी हमने चर्चा की थी कि पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे कौन थे? वी.टी. कृष्णमाचारी थे। यानी 5वां ऑप्शन आपके सेकंड उपाध्यक्ष है, ना कि पहले। पहले कौन है? एच.सी. मुखर्जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले स्थायी अध्यक्ष हैं। ओके, भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया, यानी भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा कैसे प्राप्त किया? आपको पता होना चाहिए कि 3 जून को माउंटबेटन योजना के अकॉर्डिंग भारत और पाकिस्तान के विभाजन को मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद में भारत को सत्ता हैंडओवर करने के लिए क्या किया गया था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया था। अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम क्या है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम भारतीयों को सत्ता हैंडओवर करने का सिस्टम था 1947 में। इसी ने क्या किया गया था? संविधान सभा को एक संप्रभु बॉडी बनाया था, यानी वो अपने लिए संविधान बना सकती है, स्वतंत्र संविधान का निर्माण कर सकती है, जिस पर ब्रिटेन का कोई भारी हस्तक्षेप नहीं होगा, आंतरिक हस्तक्षेप नहीं होगा। वो अपने लिए नियम विधि कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होगी। ये होता है संप्रभु संस्था का अर्थ। तो इसका आंसर होगा 3, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह वैश्विक मताधिकार पर आधारित थी, ये गलत है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम है, ये भी गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह बहुदलीय संरचना थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें यह हो गया कि आपको उपयुक्त सभी नहीं होगा, इसमें ओनली 4 नंबर सही होगा, क्योंकि आपका पहला वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो हाँ, ये भी सही है। तो 1 और 4 और 1 और 4 यानी आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन सही है, इसमें 1 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यहाँ पर नहीं पर फोकस करना है। दूसरा, ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो आपको पता होना चाहिए कई समिति, यानी 8 मेजर समितियां थी और 13 माइनर समितियां थी। इन समितियों से मिलकर बनी थी। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। कुछ आंकड़े आपको फिर भी बता देते हैं। जैसे हम बात करें, अगर 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? राष्ट्र ध्वज के रूप में हमने इसे स्वीकार किया था, राष्ट्र ध्वज के रूप में। इसके बाद में अगर हम बात करें 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था। किसने? वहां पे संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो ये आपको कुछ फैक्ट से 24 जनवरी से संबंधित याद रखनी है। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कितने सदस्यीय बॉडी थी? 7 सदस्यीय बॉडी थी। इसके बाद में हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम से सरकारी
चार्टर युक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम से सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी, यानी पहले ब्रिटिश काल में कौन सा वो अधिनियम था जिसके द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। तो वो आपका होगा चार्टर अधिनियम 1853। 1853 के द्वारा सिविल सेवा लागू की गई थी, जिसमें सत्येंद्रनाथ टैगोर को क्या हुआ था, सिविल सेवा में जाने का मौका मिला था, यानी पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा में स्थान ग्रहण किया था तो वो कौन है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। कब किया था, 1953 में। 1953 चार्टर अधिनियम के माध्यम से सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी। तो आपका कौन सा आंसर होगा, 3 नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अगर हम बात करें संसद के सदस्य प्रतिज्ञान से संबंधित, तो आपको याद रखना है संसद के सदस्य शपथ किस आर्टिकल के तहत लेते हैं, आर्टिकल 99 के अकॉर्डिंग, और किसके सामने, राष्ट्रपति के सामने। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान में जो हिंदी में और आर्टिकल 97 से में क्या है, आर्टिकल 97 में वेतन और भत्ते हैं किसके, लोकसभा के अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के और सभापति के 1977 में वेतन भत्ते दिए गए हैं। ठीक है। आर्टिकल 85 में क्या है, आर्टिकल 85 में है कि स्त्रावसान सत्र को आहूत करना यानी बुलाना और विघटन करना कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति महोदय काम करेंगे। और एक सत्र और दूसरे स्तर के बीच में अधिकतम समय कितना हो सकता है, 6 महीने, यानी 6 महीने से पहले नए सत्र को बुलाना पड़ेगा। जैसे हम शीतकाल सत्र की बात करते हैं, मानसून और बजट सत्र, तो इनके बीच में अधिकतम 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। स्त्रावसान सत्र आहूत करना, विघटन करना कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग। ठीक है। आगे है भारतीय संविधान में जो हिंदी में हस्तलिखित है, पहले हमने अंग्रेजी में देखा था, अब हम देख रहे हैं हिंदी में। तो हिंदी में किसने लिखा था, वेहर राम मनोहर सिन्हा ने इसे हिंदी में लिखा था। पहली बार इंग्लिश में लिखा गया था, उसका ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखा गया है। हस्तलिखित है, किसने किया था, राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। ओके, नंदलाल बोस ने इसकी डिजाइनिंग की थी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीएसटी परिषद भारत परिषद के अनुच्छेद 279 के तहत बनाई गई है। ये सही है कि जीएसटी किसके अकॉर्डिंग बनाई गई, 101वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 279A के अकॉर्डिंग बनाई गई है। क्या, जीएसटी परिषद की बात कर रहे हैं हम। ओके, इसके बाद में कहा गया परिषद अपने कुल सदस्य के कम से कम 3/4 बहुमत के आधार पर निर्णय लेती है। ये बात एकदम सही है कि 3/4 बहुमत से अगर निर्णय होगा तो ही वो निर्णय लिया जाएगा। तो आपके दोनों सही हो जाते हैं, आंसर होगा सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा गोल्डन ट्रायंगल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गोल्डन ट्रायंगल कानूनी कृषि विकास इससे संबंधित नहीं है, यह है जबरन, साइबर अपराध और मानव तस्करी से संबंधित है। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें भारतीय संविधान में गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा गया है, आर्टिकल 14 को, 19 को और 21 को। मेनका गांधी केस में इसे गोल्डन ट्रायंगल कहा है। 14 में विधि के समक्ष क्षमता, 21 में प्राण और देह स्वतंत्रता और 19 में बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी। ओके, यानी 21 के अकॉर्डिंग अगर हमें कैद कर लिया जाता है तो हमारा आर्टिकल 19(1)(d) अबाध रूप से संचरण का अधिकार बाधित हो जाता है। तो हम 14 के अकॉर्डिंग कहा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये होता है गोल्डन ट्रायंगल, तो आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। धन विधेयक की परिभाषा से अनुच्छेद 110 संबंधित है, जिसमें धन विधेयक से बताया गया कोई कर लगाना है, कोई कर अध्रुपित करना है। ये सभी किस में होंगे, धन विधेयक में। अगर हम बात करें भारत की संचित नीति पर भारित कोई वे है, भारत की संचित नीति की अभिरक्षा करनी है, भारत की आकस्मिक नीति की अभिरक्षा करनी है, तो ये क्या होगा, या फिर भारत संघ पर कोई उधार है तो ये धन विधेयक की परिभाषा में शामिल होगा आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग। तो धन विधेयक कहाँ है, आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग। इसके बाद में हम देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) में उल्लेखित नहीं है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, संविधान संशोधन। अगर हम बात करें संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां दी गई है, आर्टिकल 368 में दी गई है, जिसमें 368 कहता है कि संसद को शक्ति होगी किसकी, संविधान में संशोधन करने की। और 368(2) कहता है प्रक्रिया क्या होगी। 368(2) कहता है प्रक्रिया क्या होगी। तो इसमें होगा 368 किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से।
शक्ति किसके पास है? संसद के पास। 368(2) क्या कहता है? 368(2) कहता है प्रक्रिया। अब प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया दो प्रकार से बताई गई है। एक तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, आधे राज्यों की विधानसभा का समर्थन। ओके, अब ये विशेष बहुमत क्या होता है? उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 प्लस पहली कंडीशन क्या है? कुल सदस्यों का बहुमत, यानी कुल सदस्य कितने हैं? 5 और 3, उसका बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3, आधे राज्यों की विधानसभा का समर्थन। इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन के भाषक है आर्टिकल 368(2) में शामिल नहीं है, तो 7वीं अनुसूची में संशोधन शामिल होगा। अगर हमें आधे राज्यों की विधानसभा का समर्थन चाहिए और संविधान में संशोधन करना है तो 7वीं अनुसूची इसमें शामिल होगी। भाग 5 यानी न्यायालय से संबंधित अगर कोई चेंज करना है तो कौन सा न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय से संबंधित, तो इसमें शामिल होगा। भाग 1 अनुच्छेद 2 व 3 में संशोधन। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है आर्टिकल 4 में कि अगर 2 व 3 में संशोधन करना है तो वो 368 नहीं माना जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? 3 भाग 1 के अनुच्छेद 2 और 3 में शामिल नहीं है। एक क्या कहता है? देश का नाम क्या है? इंडिया और भारत। पूछे देश का नाम क्या है? इंडिया और भारत दोनों शामिल है। राज्यों का संघ होगा, यानी राज्यों से अलग होने, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तीसरा बात करें 2 नंबर की, जिसमें कहा गया है कि संसद को अधिकार होगा कि वो नए राज्यों की स्थापना कर सकती है या नए राज्यों का गठन कर सकती है। जैसे 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम को भारत में शामिल किया गया है। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि संसद के पास शक्ति है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, यानी प्रेजेंट में जो भी राज्य है उसकी सीमा में, नाम में, बाउंड्री में चेंज कर सकती है। 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, या फिर एक राज्य का पार्ट करके 2 राज्य बना सकती है। ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ओके, तो ये क्या होगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हाल ही में समाचार में रहा, गोल्डन ट्रायंगल पढ़ दिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी अधिनियम मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? गलत है। तो यह प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की मजदूरी की गारंटी देता है, सही है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 नौकरी प्रदान करने की गारंटी दी गई, ये नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? पूरे परिवार की बात की गई। पूरे परिवार में एक सदस्य को क्या होगा? रोजगार दिया जाएगा। आवेदन के निवास से 15 किलोमीटर के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, ये बात सही है। तीसरा, यदि 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं करवाया जाता तो क्या होगा? बेरोजगारी भत्ता देना होगा। तो आपका क्या सही हो जाता है? यहाँ पर महिला स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पर पूरे परिवार के लिए बात की गई है, जो पहले बता दिए गए हैं। यह प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों का मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। ओके, इसी के साथ आपके पूरे 45 क्वेश्चन हल होते हैं। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू। और इसके अलावा एक सूचना, अगर आपको राजस्थान से संबंधित विशेष टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है, जैसे अभी प्रेजेंट में आरएस से संबंधित टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने भारतीय संविधान से संबंधित नॉलेज को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।